Hi friends, welcome back to our channel Mentoring Minds with Ajay Sharma. Today's topic is really going to be an interesting one. Today, the concept regarding something important we are going to discuss. आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जब आप इस कंसेप्ट समझ जाएंगे, it will become very easy for you. Some students find this topic a difficult one, but I believe once you understand the concept, आपको ये टॉपिक इतना मजेदार, इतना अच्छा लगेगा कि आप कहेंगे कि अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है, मेरे लिए तो ये कितना आसान हो गया। तो आज हम कुछ बैंक से रिलेटेड समझने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो व्हाट इज दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इट, क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, क्या इसके अंदर कंसेप्ट है। पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे एंड आफ्टर कंसेप्ट्स वी विल डू सर्टेन सम्स। कुछ अच्छे सम्स हम करेंगे ताकि हम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। तो लेट्स बिगिन आवर कंसेप्ट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ बिफोर गोइंग टू द स्टेटमेंट or before going to the concept, let us understand the essence of this particular chapter. अब इस essence के लिए आपसे एक पहेली पूछता हूं। Let's see whether you are able to crack this or not. तो देखते हैं क्या ये चीज है। बताइए, I am talking about a person. मैं एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। He takes interview of the witnesses. वो व्यक्ति विटनेसेस के इंटरव्यू लेता है। He connects the clues together and last में he remains under cover. That means वो किसी के सामने आता नहीं है। तो कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति? सोचो। Yes, you are right. He is detective. A detective basically he is a person, he investigates into the matter. वो कोशिश करता है, पता लगाता है कि what exactly is missing. क्वेश्चंस रेज करता है और रेज करने के बाद आंसर का पता लगाता है। सो इस चैप्टर में भी हम कुछ ऐसा ही डिटेक्टिव की तरह करने वाले हैं। ये डिटेक्टिव हम हैं, where we are going to find out what exactly is the problem that a particular individual is facing. So let's see what the concept is. अब कंसेप्ट से पहले हम समझते हैं व्हाट बेसिकली इज द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट होता क्या है? सी, यू मी एंड एवरीवन, हर कोई कुछ ना कुछ अपने घर के अंदर प्रोडक्ट यूज करते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वॉचेस, शूज, शर्ट्स, पैंट्स, और यू फाइंड दैट फैन, एयर कंडीशनर, एसी एंड सो मेनी ऑफ द थिंग्स। All these products that we are using in our day-to-day life, basically it is the product that we are getting it from the market. अब क्वेश्चन ये होता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आता कहां से है? मार्केट में ये प्रोडक्ट आता कहां से होगा? Obviously, there would be someone who is going to manufacture this product. So the one who manufactures this product is the manufacturer, while the seller is the one who sells these product. यानी if I am a particular seller, मैं क्या करूंगा, ये प्रोडक्ट मार्केट से खरीदूंगा, खरीद करके अपने शॉप में अरेंज करूंगा एंड देन आई लुक फॉर द कस्टमर, और उस कस्टमर को मैं ये प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस में उसे बेच दूंगा। सो द बेसिक पर्पस ऑफ सेलर इज टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल। याद रहे, हमारा पर्पस प्रॉफिट नहीं, the profit should be the byproduct of the business. The main essence of the business should be satisfying the needs of the people. जो लोगों की जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करना। अब इस जरूरतों में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। Hence, these products are manufactured. ये प्रोडक्ट इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग इन्हें इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ में कन्वीनियंस लेकर के आए। ठीक है साहब। सो there is a trader, let's say Shri Trader is an individual. Shri Trader एक ऐसा बिजनेस है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचता है। अब ये हम किसे बेचेंगे? Obviously we are going to sell it to the customer. Let's say customer Raman come to the shop and thereby we are selling the product to Raman. हमने रमन को प्रोडक्ट बेच दिया। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर थिंक एंड से, आर वी गोइंग टू रिसीव मनी और वी आर गोइंग टू पे मनी?
ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रिसीव मनी। सो हमें कैश मिलेगा, या तो वो हमें कैश देगा और या तो वो हमें चेक दे सकता है। सो दैट मीन्स आइदर वेज और बोथ is possible. So in this transaction what we find, we are selling the goods and we are getting the cash. Check out, is it a cash transaction ke credit transaction? Yes, it's a cash transaction. Since the exchange of goods have taken place for money or money's worth, that's why it is a cash transaction. ठीक है, तो यहां पर कैश ट्रांजैक्शन हुआ, हमारे पास कैश आ गया है। Now let's understand the concept over here. We are selling goods to Raman. हमने 2000 के गुड्स रमन को बेचे। हमारे पास से गुड्स आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। और हमारे पास कैश आ रहा है। करेक्ट। So what will be the journal entry in this case? राइट ना, हमारे पास कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। एंड गुड्स जा रहे हैं। So cash comes in and goods are going out. But we are aware in financial transaction हम goods word नहीं लिख सकते। We are going to write either purchase or we are going to write sales. Fine. So हमारे पास कैश आया और हमारे पास से गुड्स गए, तो जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, सो थिंक एंड से, जब आपके पास कैश आएगा तो योर कैश बैलेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज? The balance will increase. So our cash balance is increasing. Think and say, cash is our asset or liability? Yes, it's our asset. So cash balance increases, our asset increases. Now let's say the same thing happens over here. We are receiving check of rupees 5000. अब अगर हमें चेक मिल रहा है तो हमारे पास चेक आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, राइट? सो चेक इज कमिंग इन, राइट, बाय वे ऑफ सेलिंग गुड्स। तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? यस, द जर्नल एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंस हमारे पास चेक आ रहा है, वी कैन नॉट राइट द वर्ड चेक अकाउंट, क्योंकि ये चेक हम बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं। दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज द वर्ड चेक अकाउंट, लेकिन हम यूज करेंगे वर्ड बैंक। अब सोच के बताओ, क्या हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? Yes, our bank balance will increase. तो since our bank balance increases, right, हमारे लिए हमारा bank balance will become our asset. So our asset will increase or decrease? Yes, it is going to increase. So what we understand over here, bank account debit हो रहा है and goods जा रहा है। तो let us now do posting in our cash book. हमें पता है cash book में we are going to record only cash transaction. And cash account, basically it's a real account which follows the rule of debit what comes in, credit what goes out. Similarly, as per modern approach, the rule says debit increase in asset, credit decrease in asset. तो जरा चेक करके बताइए, cash account is your asset or liability? Yes, it's our asset. Bank balance is our asset or liability? Yes, it's our asset. That's why bank account or cash account should be debited, right? So that's why if you observe in cash book, we are going to record the entry on debit side. Debit यानी left side. अब ये left side को debit side क्यों कहते हैं? See, remember dear student, जैसे मैथमेटिक्स में हम प्लस माइनस वर्ड यूज करते हैं, सिमिलरली इन अकाउंटेंसी वी यूज द वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट इज नथिंग बट वी आर एडिंग एंड क्रेडिट मींस वी आर सब्ट्रैक्टिंग। तो एक एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के बजाय हम वर्ड यूज करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो हमने ये समझा कि कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू सेल्स 5000। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द पोस्टिंग इन कैश बुक। बट रिमेंबर इन दिस केस सिंस हमें चेक रिसीव हुआ है, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में। तो हमारा इस चैप्टर के ऊपर पूरा का पूरा फोकस होगा कैश बुक के स्पेसिफिकली बैंक कॉलम पर। गॉट इट? सो हम सिर्फ अपना ट्रांजैक्शन बैंक कॉलम के लिए देखेंगे। तो नाउ कैश कॉलम में तो सर एंट्री आपने लिख दी, सेल्स में आप कैसे लिखोगे? तो ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट हम ड्रॉ करेंगे एंड ऑन क्रेडिट साइड वी आर गोइंग टू राइट बाय बैंक अकाउंट।
सो दैट इज इफ यू ऑब्जर्व, इस तरह से हमने जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग्स कर ली। कैश बुक में हमने लिख दिया डेबिट साइड पर टू सेल्स, एंड सेल्स में क्रेडिट साइड पर लिख दिया हमने बाय बैंक। Got it here? So I hope you understood about how the postings are done in our books of account. Our means Shri Traders books of accounts. So now let's understand the same concept from the point of view of bank. Let's say that we have received the check and this check we are going to deposit into the bank. जब हम बैंक में ये चेक डिपॉजिट करेंगे, so think and say from the point of view of bank. बैंक के हिसाब से बैंक is going to receive the check or pay the check. The answer is बैंक is going to receive the check. अब बैंक तो ये चेक रिसीव करेगी, तो वो अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगी? इमेजिन कीजिए कि आप बैंक हैं और आपको चेक रिसीव हो रहा है, तो अगेन आप चेक वर्ड तो यूज नहीं करोगे। यस, यू आर गोइंग टू रिसीव द चेक, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू राइट द वर्ड बैंक। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है? श्री ट्रेडर्स। सो जर्नल एंट्री विद रिस्पेक्ट टू बैंक विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री ट्रेडर्स अकाउंट। Now think in this case, बैंक के पास तो पैसे आ गए, फाइन, ये पैसे बैंक के हैं कि श्री ट्रेडर्स के हैं? है ना, बैंक के पास ये जो पैसे आए ये श्री ट्रेडर्स के हैं, तो श्री ट्रेडर्स को बैंक ने, राइट, श्री ट्रेडर्स से बैंक ने पैसे लिए। So now bank has to return this amount back to Shri Traders whenever Shri Traders ask. Oh, so that means in this case बैंक के लिए ये असेट नहीं हुआ, बैंक के लिए तो ये लाइबिलिटी हो गई। सर ऐसा क्यों? बिकॉज बैंक को ये पैसे चुकाने हैं। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, कि जब बैंक के पास पैसे जमा होते हैं तो बैंक का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बट साइमल्टेनियसली एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है वेयर बैंक को ये पैसे चुकाने होते हैं। फाइन, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द बैंक इज गोइंग टू राइट इन देयर पासबुक। अब जैसे हमने हमारी कैश बुक बनाई थी, बैंक भी तो अपनी एक बुक बनाएगा, दैट बुक इज कॉल्ड एज पासबुक। अब बैंक इस पासबुक में क्या लिखेगा? बैंक इस पासबुक में श्री ट्रेडर्स का नाम लिखेगा। तो थिंक एंड से श्री ट्रेडर्स यहां पे डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, राइट? तो इसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड कि इन दिस केस बैंक के लिए दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ 5000 बिकम्स अ लाइबिलिटी, राइट? सो अब हमको समझ में आ रहा है कि इन द बुक्स ऑफ श्री ट्रेडर द सेम ट्रांजैक्शन फॉर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक बिकम्स एन एसेट, while for bank it becomes a liability. So देख लीजिए, so there is an increase in asset while there is an increase in liability. Fine. So अब हमको कंसेप्ट समझ में आ गया कि किस तरह से कैश ट्रांजैक्शंस को बैंक के साथ डील करते हैं। अब समझते हैं कि what exactly the situation is. Now let's say that we are having cash book and passbook. Now whenever there is whenever we are depositing money into the bank, अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, राइट, तो बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले हम उसे अपनी कैश बुक में लिखेंगे। कैश बुक में कहां लिखेंगे सर? रिसिप्ट साइड पर। एंड साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग टू डिपॉजिट द अमाउंट, लेट्स से 5000 इनटू द बैंक, तो बैंक में भी बैंक बैलेंस विल इंक्रीज। फाइन, एट टू योर नॉलेज हमारे लिए इट इज असेट, बैंक के लिए इट्स अ लाइबिलिटी। फाइन, लेट्स से अगर हमने बैंक से पेमेंट किया, लेट्स से दैट वी हैव इशूड द चेक। अब सर चेक इशू करना क्या होता है? जब आप किसी को पेमेंट करते हो, राइट, जब आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए पे करना है, सो वी हैव टू इशू चेक। अगर हम चेक इशू करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? राइट, कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई देयर विल बी डिक्रीज इन आवर एसेट। हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया यानी हमारा एसेट कम हो गया। एंड साइमल्टेनियसली व्हाट यू फाइंड दैट देयर इज डिक्रीज इन लायबिलिटी फ्रॉम बैंक। बैंक भी बोलेगी हमें तो 5000 रुपए देना था, हमने देखिए 3000 रुपए दे दिए, तो अब बैलेंस कितना बचा? हमारी बुक बोल रही है 2000 रुपए और बैंक भी बोल रहा है कि भैया आपके भी 2000 रुपए बचे हैं। फाइन, तो क्वेश्चन अराइजेस, सर ये डेबिट बैलेंस क्यों लिखा है? याद रहे, जो साइड हैवी होता है, देखियो यहां पर डेबिट साइड इज हैवी, इसीलिए हम इसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं। बैंक इसी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट बैलेंस बोलेगी बिकॉज बैंक के लिए 5000 इज अ लायबिलिटी। फाइन, सो नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑफ अ ट्रेडर विद द बैंक।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंसेस इन कॉज ऑफ डिफरेंसेस। अब ये होता क्या है? सी डियर स्टूडेंट, जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, राइट, तो कोई इशू नहीं है, वेयर वी आर इशूइंग, वेयर वी आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक एंड बैंक ऑन द सेम डे एट द सेम टाइम एक्सेप्ट्स द मनी। तो यानी हमने पैसा दिया और बैंक ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया। प्रॉब्लम तब आती है जब किसी कारणवश बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन द अमाउंट मे गेट डिपॉजिटेड और विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, पता लगाते हैं कि इसमें क्या सही जवाब होगा और क्या गलत होगा। तो बताइए नाउ, फर्स्ट वन, लेट्स से दैट वी हैव इशूड चेक टू अ सप्लायर। हमने एक सप्लायर को चेक इशू किया। अब सप्लायर वो व्यक्ति है जो हमें गुड्स बेचता है, ठीक है, हमने उसे चेक दिया, लेकिन वो चेक लेके तो गया, बट लेकिन उसने डिपॉजिट यानी प्रेजेंट ही नहीं किया। अब हम तो हमारी बुक में सबसे पहले लिख देंगे, राइट, हमारी कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर देंगे, भैया देखो तुम्हें तो हमने पेमेंट कर दिया है, अब तुम्हारी इच्छा, तुम्हें इसे जब बैंक में चेक डालना है तब डाल देना। वी आर अवेयर अ चेक इज वैलिड फॉर 3 months, सो उसके लिए 3 months का टाइम अवेलेबल है। विद इन दैट 3 months ही कैन प्रेजेंट द चेक और हमारे अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट करवा सकता है। फाइन, सो दैट मीन्स हमारे यहां से चेक हमने इशू किया बट इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब सोच के बताइए, इज इट अ टाइम गैप और इज इट अ ह्यूमन एरर? द आंसर इज इट्स अ टाइम गैप, एब्सोल्युटली राइट। लेट्स सी दैट वी हैव इशूड चेक टू गीता। नाउ गीता हमारी एक सप्लायर है, 5000 रुपीज का हमने चेक इशू किया, लेकिन गलती क्या हुई, हमने अपनी कैश बुक में उसे 500 रुपए लिख दिया। ओ, बैंक तो अपने रिकॉर्ड में 5000 लिखेगी, लेकिन हमने गलती करी while recording 500 rupees in cash book. So is it a time gap or a human error? Yes, human error. Let's try this one. क्या हो सकता है? Interest collected by bank but not recorded in cash book. बैंक ने पैसे कलेक्ट कर लिए लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुए कैश बुक में। Yes, again it's a human error. And last one, check we have deposited into bank बट बैंक ने अब तक उसे कलेक्ट नहीं किया। बैंक हैज नॉट कलेक्टेड द अमाउंट। Yes, it's a time gap. So what you understood, dear student, basically because of time gap or because of human error, there are certain differences, and because of these differences, dear students, we find that the balance written in cash book and the balance written in passbook differs. Got it? कैश बुक कहता है कि नहीं, आपके अकाउंट में 5000 रुपए है, while पासबुक बोलती है 4000 रुपए है। Oh. So there is a mismatch between the amount in cash book while the same thing is mismatched with the amount in the passbook. So now, what exactly is bank reconciliation statement? Right? Reconciliation, basically it means that to match or to prove that both the amount are right. अब इस सिचुएशन में कौन सही है और कौन गलत है? 5000 रुपए यहां पे लिखा गया, इज द ट्रेडर राइट और बैंक इज रॉन्ग, और बैंक इज राइट और ट्रेडर इज रॉन्ग? इसमें कौन सही और कौन गलत है? यू विल फाइंड ट्रेडर भी सही है अपनी बुक में लिखने के लिए, वाइल बैंक भी सही है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर या कहीं ना कहीं टाइम गैप हुआ है, एंड दैट्स व्हाई द डिफरेंस इन बैंक बैलेंस हैज कम। फाइन, सो वी अंडरस्टैंड कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना होगा। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली इट्स अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ ट्रेडर। सो बेसिकली प्रॉब्लम ट्रेडर की वजह से हुई है, या ट्रेडर ने अपने अकाउंट में लिखा नहीं है, या तो टाइम गैप की वजह से वो डिफरेंस आया है। दैट्स व्हाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेडर in such a way that we have to match the bank balance in cash book with the bank balance in the passbook. Got it here? So किस तरह का फॉर्मेट होता है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का? If you observe this type of format, only 3 columns, dear student. So we find that there is particulars,
there is rupees. हम लिखेंगे बैंक बैलेंस as per cash book is 5,000, right? Maybe because of some reason that there is increase, let's say 2,000, or there is a decrease in bank balance, let's say 3,000. So there we find the difference of 5,000 and 4,000 has come because of these two reasons. तो question arises, ये add 2,000 और ये subtract 2,000 कैसे पता चला? This is what that we are going to understand in the coming videos.